बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान में गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से सहाफ़त में सियासी झुकाव या नज़रियात मुतादिद सहाफ़ियों के बिल्कुल वाज़े होते जा रहे हैं और इसके असरात पाकिस्तानी सहाफ़ती इंडस्ट्री पर पड़ते भी नज़र आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता दौर हुकूमत में भी मुतादिद सहाफ़ियों को माली परेशानियों का सामना करना पड़ा और वो इसका बरमला इजहार भी करते नज़र आए कि ये सब हुकूमत की वजह से हुआ, जो हमें माली परेशानियों का या नौकरी की तरफ से जो परेशानी सामने आई। अब गुज़िश्ता रोज़ भी सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर शदीद रद्द अमल दे रही है। सवाल ये पैदा होता है कि जो सियासी नज़रियात हैं वो सहाफ़त पर क्या हावी होते जा रहे हैं और पाकिस्तानी सहाफ़त पर मुकम्मल हावी हो रहे हैं। इसके अलावा प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। पार्लिमानी फोरम ने मुज़ाकिराती कमेटी को मैंडेट दिया है कि कलअदम TTP से मुज़ाकिरात कर लिए जाएँ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बताया कि अस्करी क़यादत ने कहा है कि तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी वाली एक कमेटी बनाई जाए और TTP से इस मामले पर मुज़ाकिरात किए जाएँ। अफ़गान सूरत हाल पर TTP से मुज़ाकिरात मुल्की और कौमी मफाद में हैं और क्या ये मुस्बत इक़दाम है। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे। मुश्किल मुआशी हालात हैं, पाकिस्तान में अशराफिया के मज़े लगे हुए हैं। पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है, गैस की सहूलत मुफ्त है, तमाम यूटिलिटी बिल्स, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, कहीं आना जाना हो उनको टिकट्स भी मुफ्त मिलते हैं। ये जो सहूलियात हैं, क्या इनका अब खात्मा होना चाहिए। महंगाई बदतरीन है, सियासतदान और सरकारी मुलाजमीन के हालात जो हैं वो बेहतरीन तर होते चले जा रहे हैं। तो ये जो टेलीफोन बिल्स की सहूलत है, मुफ्त पेट्रोल बिजली गैस बिल्स की सहूलत है, क्या ये ख़त्म होनी चाहिए। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करूँगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार आसमा चौधरी साहबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, सियासी नज़रियात पाकिस्तानी सहाफ़त पर हावी होते जा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। मैंने दुनिया का जो मीडिया देखा है उसके अंदर भी ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाती है। ख़ास तौर पे अगर हम अमेरिका की बात करें या इंग्लैंड की बात करें, यूरोप की बात करें, तो मीडिया असल में मीडिया अब एक इंडस्ट्री बन चुका है और इसके स्टेक होल्डर्स हैं इस इंडस्ट्री के। और वो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि सहाफ़ी वो सहाफ़ी जो कि हम पहले सोचा करते थे, जो कि ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहता था। आज का सहाफ़ी किसी मीडिया ग्रुप को बिलॉन्ग करता है, उस इंडस्ट्री के एक हिस्से को बिलॉन्ग करता है। तो ज़ाहिर है कि जो मालिक है, जो उसका बॉस है, जो ठेकेदार है, जो वहाँ का मीडिया का वो ओलिगार्क है, उसके उसका उसकी उसकी पॉलिसी, उसकी मैनेजमेंट, उसकी अलाइनमेंट्स हैं। तो मेरा ख़्याल है कि सहाफ़ी मजबूर हो चुके हैं कि वो किसी न किसी जिस जिस चैनल पे काम करते हैं, जिस मीडिया ग्रुप के साथ काम करते हैं, उसकी बात को लेके आगे चलें। एक तो ये मजबूरी है। दूसरी, इसमें कोई मज़ायका भी नहीं है, क्योंकि पोलराइज़ेशन हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि सहाफ़ी उससे इम्प्रेस या इन्फ्लुएंस होते हुए बगैर रह नहीं सका। सहाफ़ी को भी मजबूरन कोई ना कोई साइड लेनी पड़ रही है, क्योंकि वो भी उसी माशरे से उठ के आया है। तो मेरा ख़्याल है कि सहाफ़ी अब रिक्वायरमेंट क्या है, और ख़ास तौर पे आप ये देखिए सोशल मीडिया के साथ, एक तो वो फॉर्मल सहाफ़ती जो कि अखबार, रेडियो और टेलीविज़न, जो नॉर्मल आपका नॉर्मल जो चैनल से जो मीडिया था उससे रिलेटेड थी। अब सोशल मीडिया ने सहाफ़ी के हाथ में एक अल्टरनेट मीडिया भी दे दिया, और वो जो अल्टरनेट मीडिया है उसको वो सहाफ़ी खुल के इस्तेमाल करता है अपने सोच के और अपनी इंक्लिनेशन और अपनी बायस के हिसाब से। जो भी जिसके साथ भी वो अलाइंड है, चाहे वो आप समझ लें कि किसी वजह से भी अलाइंड हो, मैं कोई इसको डिफ़ाइन नहीं करूँगा, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं कि हर शख़्स ही उसी तरह का हो। लेकिन ये बड़ा वाज़ेह होके सामने आ गया है। मेरा अपना ख़्याल है कि जब तक सहाफ़त इन मीडिया ग्रुप्स के हाथ में है, तो आपको सहाफ़ी बँटे हुए ही नज़र आएँगे। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इस अमर की है कि फिर वो सहाफ़ी अपने आप को डिक्लेयर करें कि हम इस ग्रुप के साथ हैं और इस ग्रुप के साथ नहीं हैं। MSNBC के साथ हैं तो पता है कि वो जो रिपब्लिकन हैं उनके खिलाफ है अमेरिका में। अगर वो फॉक्स में है तो पता है कि वो डेमोक्रेट्स के खिलाफ है अमेरिका में। तो ये जब तक इतनी क्लैरिटी नहीं आएगी तो हम 2 हिस्सों में नहीं बँट सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मैं तो सहाफ़ी हूँ जो ज़मीर की आवाज़ पे बोलता हूँ। नहीं, आप ज़मीर की आवाज़ से नहीं बोलते। आप अपने मीडिया ग्रुप के लिए बोलते हैं। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि ये जो चीज़ें हैं ये वाज़ेह होके सामने आएँगी, तो पता लग जाएगा। हर जो आपको देखना चाहेगा वो आपको देख कर लेगा, जो दूसरों को देखना चाहेगा वो दूसरों को। तो मैं इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा बुराई लेकिन सर महसूस इसके नहीं मनफी करता। असरात भी ये सामने आना शुरू हो गए ना, इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, गिरफ्तारियाँ भी अमल में आना शुरू हो गई हैं सीनियर सहाफ़ियों। देखिए, वो तो आप आपके मुआशरे का एक जिसे कहते हैं बर्दाश्त ना करने का पहलू है।
वो सहाफ़त का मसला नहीं है। हम्म। वो आपके जो हुक्मरान हैं, जो एलिट्स हैं, जो इशराफिया है, उसके अंदर बर्दाश्त की कमी है, बर्दाश्त नहीं करते हैं ये चीज़ें। हम्म। इसलिए और फिर जो बोलने वाला है उसको भी ज़िम्मेदारी से, अब जो सोशल मीडिया पे ज़ुबान इस्तेमाल होती है वो हम नॉर्मल मीडिया पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जो सोशल मीडिया पे करेगा उसको फिर उसी तरीके से जवाब भी उन्हीं रास्तों से मिलेगा जिन रास्तों से वो आवाज़ उठा के अपनी हम कहते तो ये है कि मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से बढ़ के जब वो उस तरह का डिस्कोर्स करता है जिसमें पर्सनल हो जाता है वो किसी चीज़ के ऊपर, तो फिर पर्सनल का जवाब फिर पर्सनल तरीके से मिलेगा उसको। ठीक। तो ये हमें चेक करना है कहीं न कहीं पे, अपने वैसे भी एक अखलाकी सतह पे रह के डिस्कोर्स करना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया पे है या मेन स्ट्रीम मीडिया पे है। मेरे ख्याल में ये फ़र्क हमें मजबूर कर रहा है, ये वक़्त मजबूर कर रहा है कि हम अपने अखलाक को भी ज़रा जाँचें। राइट। मीर साहब, आप क्या समझते हैं, सियासी नजरियात सहाफत पर हावी होते जा रहे हैं? असल में जो नजरियाती सहाफत की बात करते हैं तो यूँ लगता है जैसे कि ये कोई गाली है। आप दरअसल पार्टिजन सहाफत की बात कर रहे हैं जिसे सियासी नजरियात कह रहे हैं, वरना पाकिस्तान में सहाफत की बुनियाद ही इस बात पर पड़ी थी कि उसकी बुनियाद नजरियाती थी। मोहम्मद अली जौहर क्या थे, जफर अली खान क्या थे, और जब पाकिस्तान बना तो लाहौर में जो पहला दबिस्तान सहाफत कायम हुआ उसकी बुनियाद क्या थी, हमीद निज़ामी ने रखी। उनके जवाब में मियाँ इफ्तिखारुद्दीन इमरोज़ और पाकिस्तान टाइम वगैरह निकाले तो उसकी बुनियाद भी नजरियाती थी। वो लेफ्ट के अखबार थे, ये राइट के अखबार थे। इस तरह इस मुल्क में सहाफत की बुनियाद पड़ी थी कि सहाफत को लोग मिशन कहते थे। कराची का दबिस्तान कायम हुआ तो वह कमर्शियल शहर था, वहाँ की अपनी ज़रूरतें थी, वहाँ अभी लोग अखबार की पुरानी ट्रेडिशन मौजूद भी थी। वहाँ जो ट्रेडिशन पैदा हुई उसमें इस बात का एहतमाम रखा गया कि किस तरह अखबार अपने कदमों पर कायम रह सके। जंग कायम हुआ, अंजाम कायम हुआ और इस तरह एक दबिस्तान की बुनियाद पड़ी जो कि इंडस्ट्रियल शहर का दबिस्तान था और जिसकी बुनियाद कमर्शियल तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन इस बात पे थी रखना है। तो हम अगर कहते हैं कि सहाफत नकली होता है, राइट। सजाद मीर साहब, आपसे बात करेंगे, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, हमें ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब, रज़ा रूमी साहब और आसमा चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले सियासी नज़रियात सहाफ़त पर हावी होते जा रहे हैं। सज्जाद मीर साहब, अब सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां भी अब अमल में आना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में, तो क्या ये सियासी नज़रियात का नतीजा है? ये सियासी तसादम जो मुल्क में हो रहा है पूरा नजरियात से ज्यादा ये सियासी तसादम का नतीजा है। जब पूरा मुल्क डिवाइड हो चुका है, दो हिस्सों में बट चुका है, हम तकसीम हो चुके हैं, हम सियासत की मुबादियात से भी शायद वाकिफ ना हो, लेकिन एक पार्टीजन किस्म की सोच रखना शुरू कर दिया है। और पार्टीजन सोच रखने में भी शायद उतना हर्ज नहीं हो जितना कि हमारा एक बिल्कुल एक नजरियाती तकसीम हो चुकी है। नजरियाती तकसीम कह लें या कुछ और कह लें, हम बिल्कुल बट चुके हैं और इस बात का ख्याल नहीं रखते कि इसमें मुल्क का मफाद है कि नहीं है। अब इमरान खान बयान देते हैं कि मेरे दिल में बहुत राज हैं, अगर मैं बयान कर दूंगा, और मैंने लिख के भी भेज दिए, किताब रख दी है, बना दी है गोया। ये जो ब्लैकमेलिंग का तरीका हो सकता है, लेकिन ये कुछ सियासत नहीं हो सकती। और अगर सहाफत में भी हम इस तरह करना शुरू कर देंगे तो इसका ये मतलब नहीं निकलेगा, इसका ये मफहूम नहीं निकलेगा। इस वक्त बैठा हुआ लंदन में नवाज शरीफ है, कितने राज उसके दिल में होंगे। वो जब जद्दा में था तो कितने राज उसके दिल में होंगे। उसने बहुत सख्त बातें की, बहुत ऐसी बातें की जो काबिल एतराज भी हो सकती हैं, लेकिन ये बातें तो नहीं की कि स्टेट सीक्रेट को आप लीक आउट करना शुरू कर देंगे। अगर कोई से समझता है कि स्टेट सीक्रेट को वो लीक आउट करके दूसरों को प्रेशराइज कर सकता है, उनको दबाव डाल सकता है, तो ये कोई दुरुस्त एटीट्यूड नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी होती जा रही है कि हम इस बात की बजाय कि हम रियासत के मफादत का ख्याल रखें, मुल्क की मफादत का ख्याल रखें, हम ये कहना शुरू करें कि हमारे पास भी एक खबर है, गोया एक राज है जिसको हम अफशा कर देंगे तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। ना इससे आसमान टूटता है, ना ज़मीन फटती है, ना क़यामत बर्पा होती है, बल्कि ये है कि बुनियादी असूलों का खून होता है। और ये मेरा ख्याल ना सहाबत के लिए अच्छा है, ना सियासत के लिए अच्छा है, ना जमहूरियत के लिए अच्छा है, ना इस मुल्क के लिए अच्छा है, ना किसी लिहाज से आगे बढ़ने के लिए
ये अमल कारगर साबित हो सकता है। रजा रोमी साहब, क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान में सहाफत और सियासत में फ़र्क ख़त्म होता जा रहा है, सियासी नज़रियात हावी होते जा रहे हैं सहाफत पर? सुंदर साहब, देखिए बात यह कि सियासी राय रखना हर शख्स का, हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, और उससे आप जो है किसी से वो हक ना छीन सकते हैं, ना उसको तकसीम कर सकते हैं, और ना ही आप उसकी बिना के ऊपर लोगों पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये कि अगर आप सहाफ़ी कहते हैं अपने आप को, तो फिर आपको एक जो सियासी पार्टी की कारकुन या उसके तर्जुमान के तौर पर अपने आप को पेश नहीं करना चाहिए, चाहे वो टेलीविजन हो, सोशल मीडिया हो, अखबार का कॉलम हो। आपको उसमें जो है सहाफती असूल जो हैं उनको जो है सबसे ऊपर रखना पड़ता है, और उसमें जाहिर बात है क्या वो असूल है। सबसे पहला असूल तो ये है तस्दीक, कि आप जो बात कह रहे हैं वो तस्दीक शुदा है, जो खबर या इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं आपने उसको वेरीफाई किया है। नंबर 2, इल्जाम तराशी, दुश्मन तराजी जो है वो सियासी लोगों का काम होता है, वो सहाफियों का काम नहीं होता। अगर एक सहाफी किसी सियासतदान को करप्ट या चोर कह रहा है, तो वो उसी सूरत में कह सकता है कि जब उसके पास एक मुकम्मल सबूत हो उसको, और उस सियासतदान को अदालत ने कन्विक्ट किया हो, सजा सुनाई हो एक फेयर ड्यू प्रोसेस के तहत। और अगर ड्यू प्रोसेस ना हो तो वो सहाफी का फर्ज है कि वो उसकी निशानदेही भी करे, क्योंकि उसका ताल्लुक होता है हकाइक से। कमेंटेटर्स अलबत्ता फर्क कैटेगरी में आते हैं, और वो भी सहाफी कहलाते हैं, वो भी आपस में होता है, लेकिन अपनी कमेंट्री में भी वो यही कोशिश करते हैं कि वो गलत खबरें, गुमराहकुन खबरें, फेक न्यूज, इस तरह की चीजें ना फैलाएं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपस में गड़बड़ हो गई है। शहजाद चौधरी साहब अभी मैंने सुना शुरू में कह रहे थे कि अब वो सहाफियों के हाथ में सोशल मीडिया भी आ गया है, और सोशल मीडिया पे वो अपनी राय जनी करते हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है, दुनिया भर में ये हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी अगर वो अपनी बात करेंगे तो वो उसूल सोशल मीडिया से गायब नहीं होंगे। यानी कि मैं यहाँ पर बैठकर जवाद तुम्हारे बारे में ये नहीं कह सकता कि जवाद कमाल जो है वो एक लिफाफा लेने वाला सहाफी है। मतलब ऑब्वियसली मैं नाज़रीन के लिए वजाहत कर दूं कि मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, तो मैं ये बात नहीं कह सकता जब तक कि मेरे पास उसका कोई एक मुसद्दिका सबूत हो, और अगर वो ना हो तो ये एक बहुत एक अलमनाक सूरत हाल बन गई है पाकिस्तान में, कि यहाँ पर इस कदर सियासी पोलराइजेशन में बहुत से सहाफी हैं वो आगे आगे होकर सियासी पार्टियों के आलाकार बन चुके हैं, चाहे वो पीटीआई क्यों ना हो। अभी तो पीटीआई का हम देख रहे हैं ज्यादा, जो आज न्यूज की भी हिस्सा है, लेकिन इससे पहले हम देख चुके हैं कि पीएमएलएन और ये पीपीपी के जो है स्पोक्स पर्सन भी बहुत सारे सहाफी रहे हैं, लेकिन फिर वो सहाफत छोड़ देते हैं। अगर आपकी मैं याद दहानी करवाऊं, मोहतरमा शिरीन मजारी जो थी वो एडिटर थी द नेशन की, फिर उन्होंने छोड़कर सियासत में आ गई। इसी तरह एक और बहुत मारूफ एंकर है, वो पीटीआई की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हुआ करती थी, लेकिन फिर उन्होंने जो है वो दोबारा से वो छोड़ दी पार्टी, और दोबारा उन्होंने सहाफत को अपना लिया। इसी तरह फहद हुसैन अभी गए हैं, हुकूमत के मामुन बने हैं शहबाज हुकूमत के, तो वो एक मिनिस्टर के ओहदे पर काम कर रहे हैं, तो इस वक्त हम उनको यकीनन वो सहाफी तो नहीं कहेंगे। तो ये जो बातें हैं, मैं उस ज़मन में ये बात कह रहा हूँ कि ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया भर में देखिए, इस वक्त बरतानिया का जो वज़ीर आज़म है बोरिस जॉनसन, वो कई साल एडिटर रहा है एक बहुत बड़े अखबार का, कई बल्कि दहाइयों उस अखबार के साथ काम किया, फिर उसने छोड़कर सियासत को अपना लिया। तो लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपने आप को बैक वक्त एक सियासी कारकुन भी कहें और सहाफी भी कहें। यहाँ पे मामला जो है वो गड़बड़ होता है, और हक को बातिल की जंग और प्रोपेगेंडा की जो बार बार उसको फैलाना, चाहे वो सोशल मीडिया और टीवी हो, ये कतई अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए। जी राइट। आसमा चौधरी साहबा, आप भी मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी नज़रियात हैं वो सहाफत पर हावी होते जा रहे हैं? आसमा साहबा, सियासी नज़रियात पाकिस्तान में सहाफत पर हावी होते जा रहे हैं, आप सुन सकते हैं? ठीक, आसमा चौधरी साहबा हमारे साथ है नहीं, हम ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अफगान सूरत हाल, टीटीपी से मुज़ाकरात के हवाले से, क्या ये कौमी मफाद में है, क्या ये मुस्बत इक़दाम है, और ब्रेक के बाद ही हम बात करेंगे जो सरकारी मुलाजमीन और सियासतदान हैं इनको मिलने वाली सहूलियात, क्या ये अब ख़त्म हो जानी चाहिए? इस पर ब्रेक के बाद बात होगी।
वेलकम बैक। अफगान सूरत हाल पर टीटीपी से जो मुज़ाकरात हैं उसे जारी रखने का फैसला किया। पार्लिमानी फोरम ने मुज़ाकराती कमेटी को मैंडेट भी दे दिया है। ये दुरुस्त फैसला है, मुस्बत कदम है, कौमी मफाद में है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। आसमा साहबा, ब्रेक से पहले आपसे मैंने सवाल किया था कि जो पाकिस्तान में सियासी नज़रियात हैं वो सहाफ़त पर हावी होते जा रहे हैं, तो इसका भी जवाब दे दीजिएगा। दूसरा, ये जो टीटीपी से मुज़ाकरात कौमी मफाद में है, मुस्बत कदम है, इसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, हम जो भी सारी बातचीत कर रहे हैं उसी तनाजुर में कर रहे हैं कि जो अब खुल के हम जाहिर बात है हम नाम लें, इतनी हम करें तो हम अपने अंदर पैदा करें। जो सहाफ़ियों पर इस वक्त हमले हो रहे हैं, अयाज अमीर साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, एक एफिलिएशन भी रही माजी में, एक सियासी जमात के एमएनए भी रहे हैं नून लीग के। और ऑपरेशन रिजीम चेंज पे जब वो बात करते हैं तो अगले दिन ही उनको पकड़कर उनको मारा जाता है। उसके बाद इमरान रियाज खान की बात अगर हम करते हैं और जिस तरह से वो वोकल है, जिस तरह वो बात कर रहे हैं तमाम तर सिनेरियो में, उसके बाद 20 के करीब एक ही मतन है एफआईआर का, जो एफआईआर उनके ऊपर दर्ज की जाती है। तो अगर ये सारा काम किया जाता है तो फिर इसके इस सारे तनाजुर में हमें ये देखना होगा कि क्या इस वक्त मुल्क में आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी है। आप आइन के आर्टिकल निकाल दें जिसमें आप ये इजाजत देते हैं लोगों को कि वो आज़ादी इजहार राय कर सकते हैं। बिलाशुबा किसी भी सियासी जमात के साथ उनका ताल्लुक हो, अगर वो कोई भी बात करना चाहें तो इस वक्त मुझे तो लगता है मुल्क में अमलन मार्शल लॉ नाफिज है और कोई भी शख्स खुलकर बात नहीं कर सकता। ये आमरीत के दौर में ऐसा होता रहा। बड़े सीनियर लोग जहाँ पे बैठे हैं बताएंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में क्या होता था जर्नलिस्ट के साथ। वहाँ तो देखिए उसके बाद जब मार्शल लॉ आया जनरल ज़ियाउल हक का, उसके बाद जर्नलिस्ट के साथ क्या हुआ, उनको कोड़े तक मारे जाते थे। तो उस ज़माने में भी जो सहाफ़ी बात करते थे भुट्टो साहब के लिए, तो उनको भी गद्दार करार दिया जाता था। इस मुल्क में तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ जो कुछ सलूक हुआ वो तो सबके सामने है। तो अगर हमारे मुल्क में इस वक्त सहाफ़ी, आप एक चीज साइड पे रखते हैं किसी भी सियासी जमात को, अगर वो इस वक्त सपोर्ट करें, आप इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देख लें, तमाम जर्नलिस्ट, कोई नून लीग को सपोर्ट कर रहा है, कोई पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, तमाम तर इस वक्त जो चीजें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई ना कोई किसी सियासी जमात को सपोर्ट कर रहा है। भाई आप उसको बोलने दें, आप बात करने दें। बात करने का मौका आप किसी को क्यों नहीं देते? अगर बात की जाती है तो अगले दिन उसकी कुटाई कर दी जाती है। लगता है इन्होंने सबने फैसला कर दिया, जो बोलेगा उसको ठोक बजा के आप एक साइड पे कर देंगे। अगर बात की जाती है, एक ही एफआईआर होती है, वो भी 10 शहरों में, और मतन भी उसका एक। भाई अगर लिखने वाले जो स्क्रिप्ट राइटर, कोई हैंडलर्स जो पीछे बैठे हैं, वो स्क्रिप्ट तो चेंज कर दें उस एफआईआर का, कि अगर किसी के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं तो वो आप स्क्रिप्ट तो उसको चेंज नहीं करते। तो ये इस वक्त मुल्क में किस किस्म की जमहूरियत है? क्या आप खुलकर एक बार बात बता दें कि इस वक्त इस मुल्क में आप किसी भी इशू पर बात नहीं कर सकते। अगर आप बात करेंगे जो इस वक्त हुकूमत के खिलाफ होगी या किसी इदारे के खिलाफ होगी, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होगी, तो फिर आप जेल जाने के लिए तैयार रहें, आपके घर वाले तमाम चीजें सफर करने के लिए तैयार रहें। तो ये देखें, ये किसी भी मुल्क में ऐसे नहीं होता। जितनी हम अगर परवेज मुशर्रफ के दौर की बात करते हैं, हमने उस जमाने में सहाफत स्टार्ट की थी, ठीक है, तो हम सबको पता था कि मुल्क में अमलन मार्शल लॉ नाफिज है, सब खुलकर इस पर बात करते थे। और जब 2007 में अदलिया बहाली की तहरीक चली और जिसमें परवेज मुशर्रफ ने सहाफियों पे तशद्दुद भी किया, पहला डंडा मैंने खाया था, जियो में थी उस वक्त में, जियो पे अटैक हुआ था, तो सबसे पहले मुझे, मैं बाहर थी, उस लाइव वहां पे कवरेज करी थी, मुझे मारा गया था। तो देखिए, हम उस जमाने में बात करते थे कि हमें सबको पता था कि मुल्क में मार्शल लॉ की कैफियत है, आप बात नहीं कर सकते। लेकिन अभी तो बड़ी जमहूरियत है। हमारे बहुत सीनियर सहाफी फहद हुसैन साहब, वो इस वक्त वजारत भी है उनके पास, तो मैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगी कि आपके होते हुए हमारे सहाफियों के साथ जो कुछ हो रहा है, इमरान रियाज खान के साथ जो कुछ हो रहा है, अयाज अमीर के साथ जो कुछ हुआ, और दीगर लोगों के खिलाफ जो कुछ इस तरह की कैंपेन्स चलाई जा रही है, खुदारा इन चीजों से जरा दूर हटकर बाद में सोचिए कि बाद में आप भी फिर वापस इसी बिरादरी का हिस्सा होंगे। बात करने से आप किसी को मत रोकें। जो जिस तरह की बात करना चाहता है, जिस तरह के उसके थॉट्स हैं, आप किसी की जुबान पे कदगन क्यों लगा रहे हैं, किसी की कलम को क्यों रोक रहे हैं? वो सहाफी इस वक्त बहुत अच्छे हैं जो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, नून लीग के कायदे कानून के मुताबिक बात करते हैं, वो सबको सूट करते हैं। जो इमरान खान की बात करता है, पीटीआई की अगर बात कर लेता है, जाना है, ब्रेक के बाद दीगर सवालों का जवाब अपने दीगर मेहमानों से भी लेंगे, टीटीपी से मुज़ाकरात के हवाले से और पेट्रोल, बिजली, गैस और जो दीगर यूटिलिटी बिल्स हैं इनकी सहूलियात के हवाले से ब्रेक के बाद तफसीलन बात करेंगे।
वेलकम बैक। अफगान सूरत हाल पर जो पार्लिमानी फोरम ने मुज़ाकराती कमेटी को मैंडेट दे दिया है कि मुज़ाकरात को जारी रखा जाए। सजाद मीर साहब, क्या समझते हैं आप, ये कौमी मफाद में है, मुस्बत कदम है? देखें जी, मुज़ाकरात तो हमेशा कौमी मफाद में हुआ करते हैं, कौमी मफाद में नहीं सियासी मफाद में भी हुआ करते हैं। बल्कि देखा जाए तो हमारी पूरी मिली ज़िंदगी का मफाद में इस बात पर है कि हम मुज़ाकरात करें। मुल्क पर क्राइसिस क्यों पैदा हुआ, इसीलिए कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे। अगर मुल्की मफाद इस बात का तकाजा करता है कि हम मुज़ाकरात करें, तो इंटरनेशनल मामलात में अगर हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो एक बेवकूफ़ी का मुज़ाहरा करेंगे। अफ़गान जंग इतनी लंबी इसलिए खिंची है कि वो लोग सब जो थे मुज़ाकरात से दूर रहे थे। हमने पहले भी मुज़ाकरात से हासिल किया, अब भी हासिल करेंगे। ज़ाहिर है मैंडेट ये मिला है कि आईने पाकिस्तान के अंदर रहकर हमारे लोग जो हैं वो मुज़ाकरात करेंगे और किसी नतीजे तक पहुँचेंगे। पहले ज़माने में भी अगर अब तो बहुत सी बातें कही जाती हैं ना कि सिविलियन ने मुज़ाकरात शुरू कर दिए, आखिर रद्द फसाद हुआ और ये हुआ और क्रश कर दिया गया, ये किया गया, वो किया गया। तो सिविलियन मुज़ाकरात टोटल सिविलियन नहीं थे। उसमें एमआई का आईएसआई के नुमाइंदे बैठते थे और मुज़ाकरात हुए, लोगों ने मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब जब फिर आखिर वक्त वो आया कि जब हमने कहा कि हाउस इन ऑर्डर करें, उस वक़्त गोया मुज़ाकरात करना हाउस इन ऑर्डर करने का मुताबिक नहीं था, अब है। अब हम चाहते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में मुज़ाकरात हमारे ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इससे मुज़ाकरात हो जाएँ, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। क्योंकि इस वक़्त अफ़गान हुकूमत जो है, वो चाहती है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों। एक ही रास्ता है उनका बाहर जाने का और बाहर देखने का और दुनिया को समझने का, वो पाकिस्तान के रास्ते से जाता है। उनका आदमी बीमार होता है तो उसके इलाज के लिए पाकिस्तान आना पड़ता है। अनाज भी उन्हें यहाँ से मिलता है, हर चीज़ यहाँ से मिलती है, दुनिया से राब्ता ही पाकिस्तान से होता है। खुद अमरीकी जब वहाँ फंस गए और गैर मुल्की जब वहाँ निकलना मुश्किल हो गया, तो रास्ता पाकिस्तान ने दिया, न सिर्फ रास्ता दिया बल्कि आपने होटल खाली कर जी। मेहमानों के लिए की या वो खिदमत की अमरीकियों की। लेकिन ये एक फैक्ट है कि ये एक और रास्ता है। हम तस्लीम नहीं करते अफगानिस्तान को, दुनिया तस्लीम नहीं करती, हम भी डर के मारे तस्लीम नहीं करते। लेकिन हम इस बात पे इसरार करते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात दुनिया के ताल्लुकात से मतलब है बेहतर होने चाहिए, ताकि वहाँ के जो करोड़ों लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ जीवन ना हो जाए। इसी सूरत में अगर वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए उन लोगों को जो वहाँ रहकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, उनको ये समझा सकें, उनको ये बता सकें कि उनकी सरज़मीन किसी और के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो इससे बेहतर सूरत-ए-हाल क्या हो सकती है। इस सूरत-ए-हाल में हमारे लिए मुज़ाकरात का बेहतरीन रास्ता है, बेहतरीन ऑप्शन है और ये अगर कौमी हम इस मफाद ऑप्शन में को भी है। अडॉप्ट बिल्कुल नहीं ठीक है। करते तो रज़ा रूमी साहब, आप करते क्या हैं। समझते हम हैं, मुज़ाकरात टीटीपी से कर रहे हैं मुज़ाकरात कौमी और मफाद में? जी, कौमी मफाद पे है और क्या है? कौमी जी मफाद बिल्कुल पे ही है ठीक तो मीर साहब, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है, कौमी मफाद में मुज़ाकरात है। रज़ा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो पार्लिमानी कमेटी ने मुज़ाकरात जारी रखने की इजाज़त दी है, दुरुस्त कदम है? शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, टीटीपी से मुज़ाकरात जारी रखना कौमी मफाद में है, एक मुस्बत कदम है? बिल्कुल, बिल्कुल मुस्बत कदम है, क्योंकि देखिए जो जंग होती है वो असल में पॉलिटिक्स के लिए स्पेस क्रिएट करती है। जंग का मकसद होता है कि सियासत और मुज़ाकरात के लिए एक टाइम और स्पेस के अंदर एक जगह निकाली जाए ताकि उसको फॉलो कर सके। तो मेरा ख़्याल है कि जंग ने अपना काम कर दिया और वो उस तरीके से हावी हुई है जंग उनके ऊपर, और यानी आपको, आपकी रियासत को, आपके जो आपका जो जो ऑपोजिट साइड थी उसके ऊपर इस तरह हावी हुआ है कि आपका अपर एज है, आप ऊपर हैं उनसे, वो आप दबे हुए हैं, वो एक नीचे वाली पोजीशन में है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप अब जिस तरह डिक्टेट कर सकते हैं टर्म्स उनको, ये वक्त है उनको डिक्टेट करने का। अगर वो नहीं मानेंगे तो उन्होंने सह लिया, उन्होंने देख लिया कि रियासत उनके खिलाफ क्या कर सकती है। रियासत वो फिर से करने की काबिलियत रखती है। लेकिन क्या बेहतर नहीं है कि उस किस्म के लॉस ऑफ लाइफ और जो जंगजुआना किस्म की जो एक ऑप्शन है उससे हट के आप मुज़ाकरात का रास्ता लें? तो जिसा कहते हैं स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके अपने मुल्क की मफाद के लिए और आपके जो एक जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉरवर्ड के हिसाब से भी यही रास्ता बेहतरीन है। सबसे अच्छी बात ये है, और ये खुशी हुई मुझे देख के कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो पार्लियामेंट है, उसने उसकी ज़िम्मेदारी ली है। वरना बड़ा आसान होता है कि वो अफ़वाज या अफ़वाज का वो हिस्सा जो कि उनके साथ जंग में भी शामिल था, यानी उनके साथ जंग के उनके खिलाफ कर रहा था, फिर उनके ऊपर हावी हुआ, फिर उनके साथ अगर मुज़ाकरात की बात आई है अफ़गान तालिबान के थ्रू उनके साथ, तो वो भी उसके अंदर भी शामिल था। तो बजाय उस एक हिस्से के, रियासत के एक हिस्से के
उसका हिस्सेदार बनने के पूरी की रियासत जो है अब उसका हिस्सेदार बन चुकी है। और रियासत ओनरशिप ले, यही लोग रियासत हैं, पॉलिटिक्स भी रियासत है। वो हिस्सा ले और हिस्सा लेके ओनरशिप ले ताकि मामला को आगे लेके जाया जाए। तो बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है और इसको बगैर किसी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंस के साथ इसके अंदर जाना चाहिए, क्योंकि आप हावी हैं, आपका पलड़ा भारी है। आप अल्लाह की मेहरबानी के साथ दूसरे से अपनी बात डिक्टेट कर ठीक सकते हैं और मनवा सकते हैं। ठीक। पार्लिमानी फोरम ने मुज़ाकराती कमेटी को मैंडेट दिया है कि अफगान सूरत हाल पर TTP से मुज़ाकरात जारी रखे जाएं। आसमा चौधरी साहब, आप समझते हैं ये दुरुस्त कदम है? देखिए, अच्छा कदम है, लेकिन इस बात की भी फिर रियासत यकीन दहानी कराए कि जैसे पहले ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू किया गया, ऑपरेशन अदल फ़िसाद शुरू किया गया और इन दौरान इन तमाम चीज़ों के दौरान साने APS हो जाता है। आए रोज़ हमारे फ़ौजियों की लाशें वहाँ से वज़ीरिस्तान के इलाकों से आती हैं, ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे। इस बात की यकीन दहानी भी होनी चाहिए कि मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात की आड़ में ऐसी कोई कार्रवाई TTP की जानिब से नहीं की जाएगी, जिसमें पाकिस्तान के आम शहरियों का और पाकिस्तान की अफ़वाज का जानी और माली नुकसान हो। दूसरी अहम बात ये है कि देखिए, अगर रियासत TTP जैसे दहशतगर्दों के साथ बात कर सकती है, तो हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं, जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं, बहनें हैं, जो बात कर रहे हैं इस वक़्त किसी भी इश्यू पर बात कर रहे हैं, उनको उठाकर उनके खिलाफ तो आप FIR दर्ज करा देते हैं। बगैर किसी मतन के, बगैर किसी एविडेंस के आप उनको गद्दार कहला देते हैं, उनको हाथों में हथकड़ियाँ पहनाकर सबके सामने पेश करते हैं। तो ये क्या है? वो TTP से बड़े शायद दहशतगर्द नहीं है। वो TTP की तरह आपके मासूम बच्चों की लाशें और गले काट कर नहीं भेजते। वो सिर्फ हक व सच की अगर बात करते हैं तो आप इस चीज़ को बर्दाश्त करें और ये चीज़ बर्दाश्त करने का अंसर अपने अंदर पैदा करें। तो मेरा यही पॉइंट है, अगर TTP जैसे दहशतगर्दों के साथ रियासत बात कर सकती है, तो जो इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर हमारे लोग हैं, सहाफ़ी लोग हैं, अगर वो बात करते हैं जिसकी इजाज़त पाकिस्तान के आइन और कानून ने दी है, तो उनके साथ भी आप बैठें, उनके साथ भी फिर बात करें। तो जी। अच्छी बात है, बातचीत होनी चाहिए, हर मौके पे होनी चाहिए। बातचीत के दरवाज़े किसी के लिए बंद नहीं होने चाहिए, चाहे वो दहशतगर्द हों या आपकी अदलिया के लोग हों, एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, मीडिया के लोग हों या सियासतदान हों। सबके साथ आएँ, बैठें, बात करें, टेबल पर बैठें, जी। बात करें और चीज़ों की नौयत को बताएँ कि हालात पाकिस्तान की किस तरफ जा रहे हैं। एक ठीक। तबके को सिर्फ आप यहाँ पर ठोकने की बातें ना करें और जो आपको सीधी-सीधी गोलियाँ मारते हैं, उनके खिलाफ तो वाक़ई कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए बातचीत करें, अच्छी बात है, देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है और वाक़ई पाकिस्तान में अगर अमन आता है तो बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के बिल्कुल ठीक है। शहरियों को अमन नसीब हो। हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी अमन हो, अच्छी से वहाँ पर लोग रह सकें। सब हम हमारे ठीक नज़दीक है। सबसे पहले तो पाकिस्तान की देखिए वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी और ज़रूरी है। सिक्योरिटी है। बिल्कुल ठीक अगर है। ये आसमा चीज़ चौधरी मिल साहब, जाएगी हमारे आपका पॉइंट शहरियों आया, को। बिल्कुल ठीक है। मुज़ाकरा जाए इतना कौमी मफाद में है। हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे सियासतदानों और सरकारी अफसरान को मैसर बेतहाशा गैर ज़रूरी सहूलियात का। वेलकम बैक। मुफ्त पेट्रोल, बिजली, गैस, टेलीफोन बिल्स, ये तमाम तर सहूलियात हमारे सरकारी अफसरान और सियासतदानों को मैसर होती हैं। बेतहाशा गैर ज़रूरी सहूलियात हैं। क्या इनका खात्मा होना चाहिए शहजाद चौधरी साहब? क्योंकि जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती। यार बिल्कुल, मैं इससे तो मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूँ कि बिल्कुल इजाज़त नहीं देती और अब हर एक को अपना हिस्सा डालना है, ना सिर्फ टैक्सेस की शक्ल में बल्कि उन मराहत की शक्ल में जो कि आपको पोजीशन के एतबार से मिलती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं। जो आप ऊंचे जाते हैं निज़ाम में, आपकी मराहत का कोई एंड नहीं है। और मैं बहुत करीब से ये तमाम सब कुछ देख चुका हूँ और मुझे मालूम है कि गवर्नमेंट के लेवल पे, बाकी जगहों पे किस तरीके से इदारों के अंदर किस तरीके से और किस बेतहाशा अंदाज में ये मराहत हैं। और हमें बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, सीखना चाहिए बाकी कौमों से वो कैसे रहती हैं। हम बिल्कुल इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि जितनी लाशाफियाँ हमने एज़ अ कौम की हैं, अब हम उसका वक्त नहीं है। लेकिन क्विकली आज बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की आसमा ने। अमूमन मैं उनकी हर बात से एग्री करता हूँ। मेरी बहन को सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूँ, असल में मसला पाकिस्तान में आ चुका है कि ये नहीं डिफाइन हो रहा कि सच किसका है और सच किसका नहीं है, सच क्या है और झूठ क्या है। हर शख्स अपना अपना सच लेके चल रहा है। तो दूसरी बात यह है कि जब भी कोई किसी को पुकारेगा, तो जब नाम लेके पुकारेगा तो वो फिर हाजिर तो होगा। तो जब हम गुफ्तगू करते हैं, हमें थोड़ा-सा ज़रा केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम किसको आवाज़ दे रहे हैं। अगर आवाज़ दे रहे हो, तो वो आदमी आप तक आ जाएगा।
तो फिर उसके अंदर फिर कोई लिमिट नहीं रहती। इसीलिए वो एक इखलाक का पहलू है, इखलाक की कुछ वज़ादारियाँ हैं, उनको हमें ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक। आसमा चौधरी साहब, एक तो शहजाद चौधरी साहब ने आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ भी किया आपके जवाब से। दूसरा ये जो टेलीफोन बिल, ये हमारे मुफ्त बहुत बिजली, सीनियर है बिजली शहजाद चौधरी पेट्रोल, साहब। ये तमाम तर सहूलियात ठीक जो है, हैं। आप कह रहे हैं कि आप किसी को पुकारेंगे तो फिर वहां से जवाब जरूर आएगा। देखिए शहजाद चौधरी साहब, जिस तरह की बातें हमारे यहाँ अब की जा रही हैं, तो अगर किसी को हमने पुकारा है, हमारे लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उतने मोहतरम है, सदर भी उतने मोहतरम है, दीगर जो इस वक्त मनसब हैं, लोग बैठे हुए हैं, वो सब हमारे लिए मोहतरम है। तो अगर कोई उनको पुकार रहा है या बात कर रहा है, तो देखिए इख्तिलाफ राय बर्दाश्त तो करें ना। हम बहुत सारे लोगों को हमने मुकद्दस लिस्ट में डाल दिया है, बहुत सारे लोगों को गैर मुकद्दस लिस्ट में, और जो इशराफी है हमने उसको एक मुकद्दस लिस्ट में डाल दिया है कि उस पे कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, बात करें, तहजीब और तमीज के दायरे में रहकर बात की जानी चाहिए, लेकिन अगर वहां से पुकारा जाएगा तो चले फिर ठीक है, ये उन्हीं का पाकिस्तान है, फिर बाकियों का ठीक। पाकिस्तान नहीं होगा। ये ऐसी बात है, और ये जज्बात अब शायद लोगों के अंदर डेवलप हो रहे हैं, और ऐसी बातें करने से और इस तरह के चीजों से लोगों के अंदर बहुत सारी चीजें गलत सिमत में जा रही हैं। ये चीज हम परवेज मुशर्रफ के दौर में भी देख चुके हैं, जिस दहेज पे हालात चले गए थे और फिर जैसे वापसी हुई। देखिए जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है कहा जाता है, और जमहूरियत में ही लोगों को बात करने का मौका देना चाहिए, चाहे उन्हें अच्छी लगे या फिर बुरी लगे। राइट। अच्छा, अब ये जो मुफ्त पेट्रोल, बिजली, गैस, टेलीफोन बिल्स की सहूलियात हैं, सियासतदानों को और सरकारी अफसरान को इन्हें ख़त्म होना चाहिए मुल्क की मुआशी सूरत हाल को सामने रखें तो? या मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी आसमा साहब, बिल्कुल। अच्छा, जी, जी, बिल्कुल। देखिए जिस तरह से बेहिसाब पेट्रोल और बिजली सरकारी ऑफिसेज़ में यूज़ की जाती है, 1500 सीसी से ऊपर गाड़ियाँ उठाकर देख लें, वो कितना पेट्रोल खाती हैं। 800 सीसी गाड़ी या 600 वाली जो आम लोग यूज़ करते हैं, उसमें बहुत उस लिहाज से पेट्रोल नहीं डलता, जो 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। और जिस तरह ये कॉन्वॉय हमारे सरकारी लाओ-लश्कर जाते हैं, एक मिनिस्टर के साथ शायद 6 से 7-7 गाड़ियाँ हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब मूव करेंगे, 40-50 गाड़ियों का काफ़िला होगा एक ही वक़्त में, तो पाकिस्तान के अवाम का पैसा है। तो अवाम से हमेशा अपील की जाती है कि वो अपने अखराजात को कट करें। देखिए अवाम तो कट कर रही है, उन्हें उस तरह से इंसेंटिव्स नहीं मिलते, जो तनख्वाहें मिलनी है उस पे इज़ाफ़ी टैक्स है, हर चीज़ पे हम जीएसटी देते हैं, तो लोग तो अपनी जेब से अदा करते हैं, बदले में उन्हें कुछ मराहत नहीं मिलती। ये सरकारी अफ़सरान पे जो दीगर इदारों के लोग हैं, उनको अब सोचना होगा कि अगर दफ़्तर का एसी सारा दिन चलता है, तो उसको आप 2 घंटे या 3 घंटे उसकी लिमिट कर दें। इससे ज़्यादा एसी ना चलाया जाए। और सरकारी जी। अफ़सरान को पेट्रोल की मद में जो पैसे मिल रहे हैं, जो बड़ी गाड़ियों का जो पेट्रोल है, उसको कम करके आप छोटी गाड़ियों में मूव कर सकते हैं। बाहर के ममालिक में देखिए कफायशदारी की मुहिम जब चलती है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह अक्सर दिखाया जाता है कि साइकिल पे ऑफ़िस जा रहे हैं, ट्रेन में जी। ऑफ़िस जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह की रवायात क्यों नहीं की जाती? यहाँ तो बड़े ज़बरदस्त लाओ-लश्कर चलते हैं और कहते हैं जितना बड़ा काफ़िला होगा, उतना बड़ा प्रोटोकॉल है और लोग ज़्यादा शायद इससे इंस्पायर होंगे। तो कफायशदारी करनी है, सादगी करनी है, जो पहले जो हमारे ऊपर लोग बैठे जी। हैं, अमली नमूना बनाकर दिखाएँ, अमली मिसाल कायम करें, तो लोग तो अपनी जेब से पैसे एक्स्ट्रा देकर एक्स्ट्रा टैक्स देकर, एक्स्ट्रा पैसे लगाकर इस वक़्त अपने जो इखराजात हैं, उनको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, कट होना चाहिए। ठीक है। सरकारी अफ़सरान की और बाकी जो मराहत हैं, उसमें भी कमी ज़रूर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है, अच्छी बात है, होना चाहिए। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो सहूलियात हैं सियासतदानों को और सरकारी अफसरान को मैसर, गैर ज़रूरी बेतहाशा सहूलियात, मुल्क की मुआशी सूरत हाल को सामने रखते हुए इनका खात्मा होना चाहिए? ये इस मुल्क की सूरत को सामने रखते के तो खात्मा होना चाहिए, लेकिन एक ये लंबी बहस है। पहले मैं सिर्फ एक फिक्रे में कमेंट करना चाहता हूँ, जो बहस शहजाद चौधरी साहब और आसमा के दरमियान हुई थी, उससे सिर्फ एक फिक्रे में कमेंट करना चाहता हूँ। मुझसे ज्यादा आज़ादी सहाबत का चाहने वाला और कौन होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी का कोई तस्वुर दुनिया में ऐसा मौजूद नहीं है जो जिम्मेदारी से हटकर हो। मैं आज़ाद हूँ इसलिए कि मैं जिम्मेदार हूँ, अगर मैं जिम्मेदार नहीं तो मैं आज़ाद नहीं हूँ। इन दोनों को इकट्ठा मिला के देखना इस सारी बहस के लिए बुनियाद रखता है और बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बहस नहीं करना चाहता, वो लंबी बहस हो जाएगी, इसलिए मैं हटकर आपके सवाल को जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, सरकारी मुलाजमों को और आप सियासतदानों को जो मराहत मिल रही है, मेरे ख्याल में कई मामला पर तो मराहत इनको ज्यादा होनी चाहिए थी जो वो करते, लेकिन किस्सा ये है कि सिर्फ इनको नहीं मिलती और बहुत से लोगों को मिलती है, उसका आप जिक्र नहीं करते। अगर बरात आपने वापस लेनी है तो हर उस फंक्शनरी से वापस लें जो रियासत का फंक्शनरी है और रियासत के नाम पर बहुत कुछ फायदे उठा रहा है और बरात हासिल कर रहा है।
एक को एक मुराद मिलती है, दूसरा कहता है देखो उसको क्या मिला है। सरकारी वो इमरान अफसरान में आ खान तो जाते ये हैं तक कह समीर देता है साहब, सरकारी कि आप अफसरान का DHA का जिक्र प्लाट किया लेके मैंने। बेच देते तो आपको कोई नहीं पूछता, मैं तोशा खाना के बेचूंगा तो मुझे क्यों आप पूछते हैं। ये सारी बातें आती हैं उसमें, लेकिन इसको बात को बहुत बाकी अलग तमाम से भी देखना सरकारी पड़ता है। अफसरान मुझे और अंदाजा सरकारी ओहदेदारान में आ जाते है हैं। कि इस बात को समझने के लिए इतना सरकारी ओहदेदार आ जाते हैं, लेकिन आसानी के साथ आप सरकारी ओहदेदारों में सरकारी ओहदेदारी कहते हैं। सरकारी ओहदेदारों को बरात का आगाज उस वक्त हुआ था जब भुट्टो साहब ने इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया था। इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया तो आपको हर इंडस्ट्री के लिए, एक छोटे से इदारे के लिए भी एक MD की जरूरत थी, एक मैनेजर की जरूरत थी, और आपने ग्रेड 18 के बंदों को पकड़कर MD लगा दिया किसी इदारे का। वो वहां तो जासी करता था, गाड़ियां भी थी, बहुत कुछ था, और मराहत थी, घर भी थे, पैसा भी बेताशा उसके फंक्शन पे था। जब उनको मराहत मिली तो उनके जो पीएस थे, उनके जो भाई बंद थे, सरकारी मुलाजमत में बैठे हुए थे, आम तनख्वाह पे काम कर रहे थे, उन्होंने भी अपने भी रास्ता निकालना शुरू कर दिया। और देखते देखते फिर सरकारी लोगों को वो मराहत मिली जिसका कोई आप हिसाब ही नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं कर सकते। अगर घर ले रहे हैं तो घर की क्या लिमिट्स है, अगर पेट्रोल खर्च कर रहे हैं तो पेट्रोल की क्या लिमिट है, और गाड़ियां जो इस्तेमाल करते थे बेचारे जिन्हें ने पाबंदी लगाई थी उसका कचूमर निकाल के रख दिया। ये सारा सूरत हाल ये है, ये एक बहुत बड़े तनाजुर का तकाजा करता है, और उसके पस मंजर में इस बहस को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल ठीक। शहजाद चौधरी साहब, योर लास्ट कमेंट प्लीज। अच्छा, ये जो जुनेजो साहब की गाड़ी वाला है ना, ये मेरे, चूंकि मैं बिल्कुल उस वक्त पहली मुझे गाड़ी मिलनी थी अपनी सीनियर पोजीशन पे जाने के बाद, तो जुनेजो साहब ने 1000 सीसी की गाड़ियां दे दी, तो पूरी अफवाज पाकिस्तान के अंदर 1000 सीसी की गाड़ियां आ गई। आज बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट के बाकी इदारे वहाँ नहीं चली, लेकिन मेरे जो 2 साल की कमांड थी, जिसमें कि मुझे आमतौर पे मेरे प्रेडेसेसर्स को कार मिला करती थी, मुझे 1000 वो जो सुजुकी जीप होती है वो मुझे दे दी गई। तो ये यकीन रखें कि अफवाज पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले उस पर अमल होता है, और मैं उन जगहों पे और उस पोजीशन पे रहा हूँ जहाँ पर कि मैं अपना बिजली की और हर चीज़ के बिल अपनी जेब से अदा करता रहा हूँ। वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है, जहाँ फ़र्क है वहाँ पे देखने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ सजाद मीर साहब की बात को सिर्फ ये वाज़े कर रहा हूँ कि जो उनका इशारा था वो इशारा इतना सही नहीं है जिस तरीके से वो बता रहे हैं। हाँ, एट द सीनियर मोस्ट लेवल अगर कहीं जाके कुछ होता हो तो होता हो, वो भी मैं जानता हूँ कितना होता है, वहाँ पे कमियाँ की जा सकती हैं, लेकिन इसका जो बाहर का आवा है उसका सुधार करना होगा, उधर बिगाड़ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब, रज़ा रोमी साहब और आसमा चौधरी साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। सज्जाद मीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लास्ट कमेंट प्लीज़, मुझे फिर क्लोजिंग पर जाना है। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ सज्जाद चौधरी साहब इसको ज़्यादा समझे। मैंने उस समय एक इशारा किया था किस बात पे गुफ्तगू की जाती है, मुझे अंदाजा है किसने कितना फॉलो किया, किस हद तक फॉलो किया, कौन करता है फॉलो, कौन नहीं करता। मैंने भी उसी वक्त वाजे किया था, सरकारी अफसरान, सरकारी ओहदेदारान और सरकारी मुलाजमीन में सभी आ जाते हैं। जिस सरकारी को तो मैंने बता दिया कि भुट्टो साहब की नेशनलाइजेशन ने सारा कुछ तबाह करके रख दिया है। बिल्कुल ठीक है। उससे जो मराहत मिली ग्रेड 18 के अफसर को, वो मराहत मिली जो एक MD की मराहत थी, तो बाकी लोगों ने कहा कि हमें भी दो। ठीक है, ठीक है मीर साहब, आपका पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है। सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, रज़ा रोमी साहब, आसमा चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।